गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आदर्श पाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह जैसे कि आपने पढ़ा था पाठ संख्या 1 जो है आरोह है कि जिसमें मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ाया था और साथ ही जो है आपकी कविता है आत्म परिचय, उसके बारे में आपको व्याख्या बताई थी। अब हरिवंश राय बच्चन जो हैं किस काल के कवि हैं, कब इनका जन्म हुआ है, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इनकी जो कविता है आत्म परिचय, आत्म परिचय कविता जो है इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है, निशा निमंत्रण से ली गई है। अब इनकी जो दूसरी कविता है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि अपनी शेष रह गई थी, जो कि अपन को पढ़नी है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये अपनी कविता है जो कि अब अपन पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना आप लोगों के पास? हेलो, यस मैम। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। पथ यानी रास्ता। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनका कहना क्या है कि पथ में, पथ यानी रास्ते में, अर्थात हम जहां भी जाना चाहते हैं, जो अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें कहीं रात ना हो जाए। रात होने से मतलब है देर नहीं हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, तो हमारी जो मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य जो है वो भी दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पथ यानी रास्ता, पंथी यानी राहगीर, पथ पे चलने वाला। तो जब ये बात उसे ध्यान आती है कि यह सोच थका दिन का पंथी, यानी जो राहगीर था, दिन भर जो चला था, थक गया था, वो ये बात सोचते ही क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने पांव उठाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है। यहाँ दिन जो है वो सूर्य का प्रतीक है। और जल्दी जल्दी शब्द जो है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो शब्द जब एक जैसे हों और उनका अर्थ भी एक जैसा हो, तब आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी आशा में होंगे, किसकी? अपने माता पिता की, जो कि क्या करने गए हुए हैं, उनके लिए दाना लाने के लिए गए हुए हैं। नीडों से झांक रहे होंगे। अब जब चिड़िया को, पक्षियों को ये याद आती है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके इंतजार में होंगे, आशा में होंगे, और अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, या अर्थात उनका इंतजार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। यह ध्यान ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अब जब ये बात ध्यान आती है तो उनके परों पर यानी पंखों में चिड़ियाओं की क्या भर देता है, चंचलता। चंचलता यानी तेजी। यह बात ध्यान आते ही कि उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, नीडों से, घोंसलों से झांक रहे होंगे। याद आते ही उनके परों में, पंखों में जो है वो चंचलता, तेजी जो है वो आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है, निरंतर चलता रहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल है। अब क्या कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए, विकल यानी व्याकुल। कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मैं हूं किसके हित चंचल, हित यानी लिए, यानी मैं किसके लिए मेरे पैरों में चंचलता आ जाए, तेजी आ जाए, तो जिसके लिए मैं तेज चल सकूं, या कोई। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। यह प्रश्न शिथिल, शिथिल यानी ढीलापन, पद यानी पैर, उर यानी हृदय, विहलता यानी व्याकुलता, कि जब मुझे ध्यान आता है कि मेरा कोई भी इंतजार करने वाला नहीं है, किसके लिए मेरे पैरों में तेजी आए, तो इस कारण से क्या है, मेरे पैर जो वो शिथिल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, और मेरे हृदय में व्याकुलता भर जाती है, और मैं किसके लिए व्याकुल होकर के आगे बढ़ूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है और जल्दी जल्दी चलता जाता है। तो इस प्रकार से निशा निमंत्रण से ही है इनकी ये कविता भी, जो कि यहाँ ली गई है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है, यह आपको ध्यान होना चाहिए।
और आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है उसका प्रयोग इसमें किया गया है, और वात्सल्य रस जो है उसका प्रयोग भी इसमें हुआ है, और माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार से जब आप इस कविता का विशेष लिखोगे तो उस विशेष में लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार से कई पॉइंट्स जो हैं वो आपके इसके लिए बनते हैं। भाषा भी आप कह सकते हो कि तत्सम शब्दावली जो है, हिंदी साहित्यिक खड़ी बोली जो है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों कविताएं जो है वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और दोनों कविताओं की जो व्याख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। और सुबह जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 व्याख्याएं जो है वो आपको मैंने करने के लिए दी थी, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अब इसी के साथ जो है इसके प्रश्नोत्तर जो है वो भी आप देख सकते हो, जिसमें छोटे प्रश्न जो हैं उनके उत्तर तो आप आसानी से लिख लेते हो, और बड़े प्रश्न में आपको दिक्कत आती है कि भाई बड़े प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखें। तो इसलिए पहले अपन इनके जो छोटे क्वेश्चन है वो देख लो, और उसके बाद जो है एक बड़ा प्रश्न जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो आप तैयार करना। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? सबसे पहले तो इनमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को जग से जोड़ने, जग यानी संसार से जोड़ने और उससे अलग रहने की बात भी करता है। वह संसार की चिंताओं एवं व्यथाओं के प्रति सजग है। इस तरह वह संसार की निंदा प्रशंसा की चिंता न करके उससे प्रेम कर उसका हित साधना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न है, जहां पर दाना रहते वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसमें दाना स्वार्थपरता, लोभ, लालच, सांसारिकता एवं चेतना का प्रतीक है। यानी जो दाना शब्द है, दाना यानी ज्ञानवान, तो ज्ञानवान जो लोग होते हैं वो क्या है? स्वार्थी हैं। उनमें लोभ है, लालच है, सांसारिकता के प्रति प्रेम है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं, परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं। जो दाने के लोभ में फंसकर वे स्वाभाविक रूप से नादान व सांसारिक षड्यंत्र के प्रति भोले होते हैं। मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो इसमें यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार 3 अर्थों में हुआ है। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यमक अलंकार के अनुसार यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार है, 3 अर्थों में हुआ है। इसमें मैं और का आशय कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूं। जग और का तात्पर्य है कि वह संसार भिन्न प्रकार का है। इन दोनों वाक्यों के मध्य में आया और योजक अव्यय रूप में प्रयुक्त हुआ है। इससे यमक अलंकार का चमत्कारी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी यमक अलंकार है। अब जो अगला क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग की होने का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ भी आपके विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी में आग। शीतल वाणी में आग होने का आशय है कि कवि का स्वभाव और स्वर भले ही कोमल है, परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। वह हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में दुत्कारता है, यानी दूर हटाता है, फिर भी अपना होश नहीं खोता है। इस तरह कवि अपने शीतल उद्गारों के पीछे हृदय की जोश, बल, शक्ति की बात कहते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना चुगा यानी भोजन लेकर आ रहे होंगे, और बच्चों को खाने की प्रतीक्षा होगी, साथ ही उनसे ढेर सारा प्यार भी मिलने के लिए भी उत्सुक होंगे, इसलिए वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति गीत की टेक है, यानी गीत का मेन वाक्य है, मुख्य वाक्य है। इससे कविता की गेयता तथा श्रुति मधुरता की विशेषता व्यक्त हुई है। श्रुति मधुरता, श्रुति यानी कानों को मधुर लगने वाली विशेषता। कविता में इस आवृत्ति से यह व्यंजित हुआ है कि जीवन का समय कम है
और काम बहुत है, मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने में जल्दी करनी चाहिए। तो ये आपके हैं 6 प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य में दिए गए हैं। अब संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, कविता के आसपास में क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? संसार में सुख और दुख दोनों मिलते हैं, परंतु इसमें दुख एवं कष्ट अधिक सहने पड़ते हैं। फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अनेक कष्टों को सहते हुए उनके ही बीच से खुशी और मस्ती का वातावरण तैयार करे, कुछ करने की चाह रखे और सबसे प्रेम व्यवहार बढ़ाए। ऐसा प्रयास करने पर जीवन में खुशी और मस्ती का माहौल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है। अन्य महत्वपूर्ण में जो प्रश्न है आप में आपके कवि का जीवन परिचय जो वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है। एक तो बड़ा प्रश्न वो तैयार होगा और दूसरा जो है यहाँ पर आपके बड़ा प्रश्न जो है वो इसमें दिया जा सकता है, आत्म परिचय कविता के उद्देश्य या प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर में आपको क्या करना होगा? पहले मैंने आपको बताया है कि आपकी जो कविता या पाठ है उसका जो परिचय दिया हुआ है उस परिचय को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो उसी के माध्यम से अपन इस प्रश्न का उत्तर तैयार करते हैं। जैसे कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय कविता के माध्यम से यही समझाया है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कठिन है। समाज से खट्टा मीठा रिश्ता होता है व्यक्ति का, फिर भी सांसारिक क्रियाकलापों से कट कर कोई नहीं रह सकता है। उसे समाज के भीतर रहकर ही अपनी पहचान बनानी पड़ती है, विरोधी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को द्वंद्वात्मक अवस्था में स्वयं से और संसार से वैचारिकता के स्तर पर नित लड़ना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी अवस्थाएं सबके जीवन में होती है, जरूरत है इन अवस्थाओं को हंसकर खुशी खुशी पार करें, अपने जीवन को तथा दूसरों के जीवन को भी निस्वार्थ स्नेह से संचित करें। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब आपसे आत्म परिचय कविता का जो सार है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए जो है आपने आत्म परिचय कविता पूरी पढ़ी है, उसकी व्याख्या आपने जानी है, उसी व्याख्या के आधार पर उस पूरी व्याख्या को सार रूप में आप लिख देना। तो ये जो है ये आपका बड़ा प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या है या प्रतिपाद्य क्या है। अब इसी के साथ जो है आपका परीक्षा पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके कारण जो है अन्य महत्वपूर्ण के जो छोटे प्रश्न होते हैं वो भी अपन को तैयार करने होते हैं। किसी भी एक पंक्ति को देख करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कवि किस प्रकार के जग बना बनाकर रोज मिटाता है? तो कवि अपनी कल्पना के अनुसार रोज नए नए संसार को की रचना करता है और उस रचना में उसे जब कोई दोष या कमी नजर आती है, अपनी भावनाओं की कमी रहती है, प्रेम की कमी रहती है, तो वो उसे अस्वीकार कर देता है, मिटा देता है और फिर एक नई दुनिया बनाता है। नादान वही है, हाय कवि ने किससे नादान कहा है और क्यों कहा है? तो कवि ने आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति में सांसारिकता के दाने चुगने में उलझे हुए व्यक्ति को नादान कहा है। यानी जो भोग विलास में सांसारिकता में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उसने नादान कहा है। क्योंकि जो व्यक्ति नीरा भोगी और पेट की खातिर स्वार्थी होता है वह नादान होता है तथा उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि ने जग जीवन के विषय में क्या कहा है? तो कवि ने जग जीवन के विषय में कहा है कि इससे पूरी तरह कटकर या अलग रहकर जीवन जीना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे कितना भी कष्ट दे, उनके साथ चलकर ही इस जीवन का भार हमें हल्का करना है। अब शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, सभी कवि से क्या आशय है? तो कवि मन संवेदनशील होता है। कवि कहता है कि मन संवेदनशील होता है, इसलिए वह अधिकतर सुंदर कल्पनाओं में विचरण करता है। उसकी मधुर कल्पनाएं प्रेम पूरित होती है, इसलिए कवि ने कहा है कि मैं सपनों की अर्थात कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? तो शॉर्ट में इन चीजों के आंसर आपको देने हैं एक एक नंबर वाले उत्तर में। तो मानव जीवन में प्रेम का सर्वोपरि महत्व है। जीवन की सरलता सरसता सब प्रेम पर ही टिकी होती है। कवि को ऐसा कोई प्रेमी हृदय नहीं मिला जिससे वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, इसलिए उन्हें यह संसार अपूर्ण लगता है।
मैं वह खंड का भाग लिए फिरता हूँ, आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो कहीं से भी कोई भी पंक्ति आपको दी जा सकती है और उसके आधार पर आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आशय कि यौवन में प्रिया के बिछुड़न जाने से कवि का हृदय उसकी मधुर यादों का खंडर जैसा बन गया है। वह अपने खंडित हृदय में कोमल भावनाओं और मस्ती को लिए फिरता है, अर्थात अपनी प्रियतमा की यादों के खंडर को लिए घूमते हैं। आत्म परिचय कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आत्म परिचय कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो आत्म परिचय कविता हमें हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारे परिवेश से अवगत कराती है और यही प्रेरणा देती है कि हमें जीवन की समस्याओं से जूझते हुए भी जीवन में स्नेह प्रेम की धारा अनवरत रूप से बहानी चाहिए तथा सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्त रहना चाहिए। फिर है कवि बच्चन रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का प्रतिपाद्य बताइए, यानी उद्देश्य बताइए। तो ये इस तरीके के जो प्रश्न है, केंद्रीय भाव है, प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है, ऐसे क्वेश्चन, प्रेरणा है, ये प्रश्न जो है इनमें ज्यादा पूछे जाते हैं। इस गीत का प्रतिपाद्य यह है कि समय निश्चित गति से चलता है, यानी किसी के लिए नहीं रुकता है। पथिक को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गतिशील रहना चाहिए। जीवन में कुछ कर गुजरने का उत्साह है, साहस एवं लगन रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये इस कविता का उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है। दिन का थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है। तो दिन का थका पंथी ये सोचकर कि उसके प्रियजन उसकी प्रतीक्षा में होंगे, वे उससे मिलने के लिए उत्सुक होंगे, मंजिल तक पहुंचने में कहीं रात न हो जावे, ऐसा विचार करके वह जल्दी जल्दी चलता है। पक्षियों के परों में चंचलता आने का कारण क्या बताया गया है। तो पक्षियों के परों में चंचलता आने का कारण जो है, पक्षियों में भी ममता होती है, अर्थात वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। वे अपने घोंसलों की ओर लौटते समय सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, दाने चुगने चुग्गे की लालसा कर रहे होंगे। इसी से पक्षियों के परों में चंचलता आने का कारण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में प्रेमाभिव्यक्ति किस तरह हुई है, यानी प्रेम की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है। उक्त गीत में पथिक द्वारा अपने प्रियजनों के पास जल्दी पहुंचने की चिंता करने से, पक्षियों के द्वारा अपने बच्चों के पास दाना चुग्गा लेकर जल्दी जाने के विचार से कवि ने मधुर प्रेमाभिव्यक्ति की है, जो प्रिय मिलन की याद से परों में चंचल गति भर देता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कवि को यह संसार अधूरा क्यों लगता है। यह संसार अभाव, राग, द्वेष और स्वार्थपरता से व्याप्त होने से पूर्ण नहीं है। कवि संवेदनशील एवं मानवीय भावनाओं के संसार में रहता है, अतः उसकी कल्पनाओं के समक्ष यह संसार उसे अपूर्ण और अधूरा लगता है। तो इस प्रकार से किसी भी पंक्ति को लेकर के आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले में, जिसका उत्तर जो है वो आपको देना होगा। तो ये जो है आपके, मैंने क्वेश्चन आंसर अभ्यास वाले भी करवा दिए हैं, अन्य महत्वपूर्ण के छोटे प्रश्न वो भी आपको बताए हैं, और बड़े प्रश्न जो है वो इससे 2 बनते हैं। एक तो आत्म परिचय कविता का उद्देश्य है, प्रतिपाद्य बताइए, और दूसरा है हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय बताइए, जो कि मैंने आपको सुबह बताया है, आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। और प्रतिपाद्य उद्देश्य के लिए जो है पाठ परिचय की सहायता लेते हुए जो पंक्ति आपको बताई गई है वो आप उसमें लिख लें, और साथ ही हर एक पंक्ति को ध्यान रखिए, उससे बनने वाले जितने भी छोटे क्वेश्चंस है वो आप करें। और जिस तरीके से मैंने साथ साथ आपको अलंकार वगैरह बताए हैं, तो इस तरीके के प्रश्न जो है छोटे वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कि कोई भी पंक्ति आपको दे दी और देख करके आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन सा अलंकार है, कौन सा काव्य गुण है, या कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि पूरा जो पाठ है इसकी शब्दावली कैसी थी, तत्सम प्रधान प्रधान हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है, अनुप्रास अलंकार आया है, विरोधाभास अलंकार आया है। पूरे चैप्टर में तो आपकी स्टार्टिंग से लास्ट तक आत्म परिचय कविता में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही अपने प्रिय से जो प्रेम है वो यहाँ हरिवंश राय बच्चन ने व्यक्त किया है, और स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कठिन कार्य है। इस प्रकार से इन सब का प्रयोग जो है इनमें किया गया, ये विशेष के सारे पॉइंट बनते हैं, जो कि आप अपने इसमें व्याख्या करते समय जो विशेष लिखेंगे उसमें लिख सकते हैं। व्याख्या में हर एक चीज के नंबर अलग अलग बटे हुए होते हैं,
जैसा सुबह मैंने आपको बताया कि इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष लिखना है। चारों की मार्किंग जो है वो अलग अलग होगी और चारों जब आप लिखोगे तभी इनके नंबर आपको मिल पाएंगे। दूसरी बात, कई बार मैंने आपको कह दिया कि पद्य खंड में जो होते हैं वो कवि होते हैं और गद्य खंड में जो होते हैं वो लेखक होते हैं। तो जब भी आप व्याख्या लिखें और व्याख्या में लिखते समय आप क्या कह देते हैं कि लेखक कहते हैं, तो यही आपके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए माइंड में रखें, ध्यान रखें कि पद्यांश या काव्यांश जब अपन लिख रहे हैं, पद्य खंड जब अपन लिख रहे हैं व्याख्या में, तो वहां अपन किसका प्रयोग करेंगे? कवि का प्रयोग करेंगे, ना कि लेखक या लेखिका का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें आपको नंबर कटवा सकती है। और साथ ही आप जब प्रसंग लिखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि ये जो गद्यांश है, तो गद्यांश का प्रयोग ना करके आप काव्यांश या पद्यांश का प्रयोग करें। गद्यांश जो है वो गद्य खंड में होता है, जो आपका कहानी निबंध वाला जो पोर्शन होता है गद्य खंड वाला, उसमें आपको दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो है हरिवंश राय बच्चन जो है वो अपन ने याद कर लिया है। अब इसमें प्रश्न आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। तो आप यहाँ, आपको मैंने जैसे रचनाएं बताई थी उसमें मधुशाला है, मधुवाला है, मधु कलश है, कोई सी भी रचना का नाम आप लिख सकते हो। उनकी जन्म दिनांक आपसे पूछी जा सकती है कि किस सन में उनका जन्म हुआ है, कहाँ पर हुआ है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी जो आत्म ये ग्रंथावली है, उनका जो पूरा साहित्य है वो किस नाम से है, तो बच्चन ग्रंथावली के नाम से है, 10 खंडों में प्रकाशित है। इसी के साथ आपका आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता कहाँ से ली गई है, किस संग्रह से ली गई है, तो आपके निशा निमंत्रण से ली गई है, किस शैली में लिखी गई है, तो गेय शैली में लिखी गई है। तो आत्मकथा के 4 खंड है, उनमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किस फारसी कवि का इनके ऊपर प्रभाव था, वो पूछा जा सकता है। तो पूरा जो पार्ट है वो मैंने एकदम से आपको पूरी तरीके से पढ़ा दिया है दोबारा से। अब एक बार लिखने के बाद पुनः आप इसे रिवाइज करें, तभी आपको याद रह सकेगा, वरना एक बार पढ़ा हुआ आप फिर वापस से भूल जाओगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप पुनः इस पार्ट को एक बार एकांत में बैठ करके अकेले इसको पढ़ें। कोई चीज नहीं आ रही हो तो वो आप पूछ ले, और हर एक चीज को ध्यान में रखें, किसी भी चीज को छोड़े नहीं। ये नहीं है कि प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। प्रश्न, छोटा प्रश्न जो है, आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, उनमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए हमें पूरे पाठ की, पूरे चैप्टर की, पूरी कविता की तैयारी रखनी पड़ेगी। कहीं से भी कोई भी चीज अपन को छोड़नी नहीं है। अब इसके बाद भी अगर इस चैप्टर से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लें, और जो कार्य आपको बताया गया है वो आप करें, और अपना अध्ययन जो है निरंतर जारी रखें, इसे बीच में छोड़े नहीं। धन्यवाद।